बुगलपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो जाने के बाद सारा कामकाज दोनों भाइयों को ही संभालना था। बड़ा भाई रमेश बहुत समझदार था। वे धनी सेठ के यहाँ किराना की दुकान पर मुनीम का कार्य करता था, परंतु उसका छोटा भाई बबलू बहुत ही आलसी था। वे सारा दिन सोया करता था। देख बबलू, हमारे माता पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। जब तक हमारे माता पिता थे तब तक मैंने तुम्हें एक भी कार्य करने को नहीं कहा, परंतु अब तुम्हें हमारा कार्य संभालना चाहिए। भैया, अभी आप है ना, मुझे कार्य करने की क्या आवश्यकता है? आप भी तो हमेशा मेरा ख्याल पिता की तरह रखते हो ना। परंतु कब तक बबलू मैं अकेला कर पाऊंगा? दोनों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले ही दिनों वर्षा के कारण हमारा घर काफी कमजोर हो चुका है। मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसकी मरम्मत करा सकूं। और धनी सेठ के यहाँ भी हमने काफी कर्जा लिया हुआ है जो कि चुकाना बाकी है। ठीक है भैया, मुझे आप इतना ज्ञान मत दो। मैं जाता हूँ आज लकड़ियाँ लाने और उसे बाजार में बेच कर आता हूँ और पैसे लाता हूँ। ये कहकर बबलू जंगलों में जाता है। वहाँ जाकर वे थोड़ी देर तक लकड़ियाँ काटता है और फिर वहीं सो जाता है। अरे बाप रे, कितना समय हो गया, मैं तो आज जंगल में ही सो गया। भैया क्या कहेंगे कि इतनी लकड़ियाँ लाया। बस हे भगवान, चलो अब घर चलता हूँ। भैया को बोल दूंगा कि तेज बुखार हो गया था। यह सब कुछ सोचकर बबलू थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर घर की ओर चला जाता है। अरे बबलू, तू जंगलों की तरफ तो सुबह सुबह गया था, लेकिन शाम होने तक इतनी सी लकड़ियाँ लेकर आया है। कहीं वहाँ जाकर सो तो नहीं गया था? चल हट, तुझे क्या, मैं जाकर सोऊं या जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटूं? बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। बबलू अपने आलस को त्याग नहीं पाता है। वे हर रोज जंगल में जाकर सो जाता है। एक दिन अचानक से रमेश की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से वह अब काम पर नहीं जा पाता। पैसों की कमी के कारण रमेश का इलाज करा पाना मुश्किल होता है। यह सब देखकर बबलू धनी सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, मेरा भाई बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे 2000 रुपए की आवश्यकता है, जिस कारण से मैं अपने भाई का इलाज करा पाऊँ। देख बबलू, तुम दोनों भाइयों ने आज तक मुझे मेरे पुराने पैसे भी वापस नहीं किए हैं जो तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे। रमेश मेरे यहाँ कार्य करता है, इससे केवल कुछ ही पैसे मेरे पूरे हो पाए हैं। मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा, जो भी होगा। तुम और पैसा चुकाओगे? तुमसे खुद का तो पेट भरना मुश्किल हो रहा है। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे आलस के बारे में नहीं जानता हो। तुम क्या मेरा ऋण चुकाओगे? बबलू गांव के बहुत लोगों से पैसा मांगता है, परंतु उसके आलसपन के कारण गांव का कोई व्यक्ति उसे पैसा नहीं देता है। भैया ठीक कहते हैं कि मुझे अब मेहनत से ही कार्य करना चाहिए। बबलू जमींदार से काम मांगने जाता है। जमींदार जी, आप मुझे काम पर रख लो, मुझे काम की आवश्यकता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें और काम की आवश्यकता? आज तक मैंने तुम्हें कार्य करते हुए कभी नहीं देखा। तुम तो बहुत निठल्ले और आलसी हो। नहीं जी, अब मैं मेहनत और लगन से काम करना चाहता हूँ। मेरे भाई के इलाज के लिए मैं पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे रुपयों की बहुत आवश्यकता है। नहीं बबलू, मैं तुम जैसे को काम पर नहीं रख सकता। यदि मैंने तुम्हें काम पर रख लिया तो तुम्हें देखकर बाकी और मजदूर भी काम चोर हो जाएंगे, इसलिए तुम कहीं और अपना काम देखो। तो आप मुझे 1 महीने के लिए 5000 रुपए दे दीजिए, बाद में भैया वापस कर देंगे। तुम्हारे सर पे तो पहले ही धनी राम सेठ का भी बहुत कर्जा है, पहले उसका कर्ज तो चुका कर आओ। मैं तो तुम्हें ना काम पर रखूंगा और ना एक भी पैसा दूंगा। आज तक मैंने अपने भैया की बात नहीं सुनी, इसी कारण से गांव वाले मेरी मदद नहीं करने चाह रहे हैं। परंतु मैं अपने भाई का इलाज करवाऊंगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसा कमाकर अपने भाई को हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वे जंगल की तरफ जाता है। वहाँ वे सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियाँ काटता है। बबलू 2 दिनों तक पूरी लगन के साथ कार्य करता है, जिस कारण उसे 5000 रुपए की आमदनी होती है। वे अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है तथा वहाँ उसका इलाज करवाता है। ये तो अच्छा हुआ, आप इन्हें सही समय पर ले आए। यदि 1-2 दिन का और समय निकल जाता तो इनकी जान चली जाती। हे भगवान, ऐसा भाई सभी को दे।
शाबाश चेतक शाबाश, तेज और तेज, आज शिकार हाथ से बच ना पाए। तेज और तेज चेतक। आहा, क्या निशाना लगा है। राजन, आज आपके शिकार का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मंत्री जी। आज तो चेतक ने भरपूर साथ दिया, जिस कारण से शिकार बहुत जल्द हो गया था। आप हमेशा शिकार पर अकेले ही क्यों जाते हैं? यदि ऐसे में कोई अप्रिय घटना हो गई तो राज्य के लिए संकट की घड़ी आ सकती है। मंत्री जी, अभी इन हाथों में बहुत अधिक बल है। अभी तो मैं 2-2 शेरों का शिकार अकेला कर सकता हूँ। परंतु फिर भी हमारे राज्य में बहुत से युवा हैं जो आपके साथ जाना चाहते हैं। वो आपके साहस व बुद्धि को देखेंगे तो वो युद्ध कला में निपुण हो जाएंगे। पहले कई बार बहुत से युवकों को शिकार पर लेकर तो गया था मंत्री जी। वो शिकार को देखकर उसका शिकार करना तो दूर, वे उसे देखते ही डर जाते हैं। आप मेरे कहने से एक बार दरबारी के बेटे को साथ लेकर जाइए। राज्य में उसके साहस के बहुत चर्चे सुने हैं। ठीक है मंत्री जी, यदि आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं सुबह उसे साथ लेकर चला जाऊंगा। मंत्री जी, शिकार पर जाने के लिए हमारा रथ तैयार है क्या? हाँ महाराज, साथ भी जाना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम बल्लू है। राजा और बल्लू दोनों शिकार पर चले जाते हैं। तभी उनके सामने शिकार आ जाता है। परंतु जैसे ही राजा धनुष में बाण लगाते हैं, उनका धनुष टूट जाता है। यह सब कुछ देखकर बल्लू रथ से बाण उठाकर शिकारी की तरफ तेजी से फेंकता है, जिस कारण से शिकारी मर जाता है। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया बल्लू। यदि आज तुम नहीं होते तो आज शिकारी का खुद शिकार मैं बन जाता। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। आप इस राज्य की शान हो, हमारे जैसे युवाओं के आदर्श हो आप। मंत्री जी, बल्लू बहुत ही होनहार व साहसी है। ऐसे योग्य युवाओं की हमारे राज्य में उचित जगह होनी चाहिए। सुना तो मैंने पहले था कि दरबारी का बेटा बहुत साहसी व प्रतिभाशाली है, परंतु आज आपने खुद उसको आजमा लिया, ये तो कोई संदेह नहीं रहा है। हाँ मंत्री जी, बल्लू के साहस पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उसने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। राजन, बहुत दुखद समाचार आया है। हमारे सेनापति की कल शाम को अकाल मृत्यु हो गई है। अब हमारे राज्य में सेनापति का पद खाली है। जल्द से जल्द हमें नया सेनापति नियुक्त करना चाहिए। यही राज्य के लिए उचित है। सेनापति के पुत्र को आज नियुक्त कर देना चाहिए, परंतु हम उन्हें सेनापति किस आधार पर नियुक्त कर सकते हैं? हे राजन, हमारे राज्य में सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि जिस भी विभाग में जो पुरुष है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उस पद का हकदार होगा। नहीं मंत्री जी, अब हम परंपरा के आधार पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दे सकते। यदि सेनापति का पुत्र इस पद के लिए योग्य ना हुआ तो यह राज्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें किस आधार पर ये पद करना चाहिए महाराज? कल सुबह तक सोच कर बताता हूँ। क्या हुआ महाराज? आज आप कोई गहरी चिंता में नजर आ रहे हो। हाँ रानी, तुम्हें तो मालूम है कि हमारे राज्य के सेनापति की मृत्यु के बाद हमारे राज्य में सेनापति का स्थान
खाली हो चुका है। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है महाराज? सेनापति के पुत्र को इस पद के लिए नियुक्त कर दो। यही तो चलता आ रहा है हमारे राज्य में। नहीं रानी, हमें हमारे राज्य में योग्य सेनापति चाहिए जो कि इस पद का हकदार होगा, ना कि इस परंपरा के आधार पर सेनापति नियुक्त होगा। यदि ऐसा है तो महाराज आप राज्य में 2 प्रतियोगिता कराइए, बल और बुद्धि। बल की परीक्षा में 3 प्रथम को चुनिए तथा बुद्धि में उन तीनों में से एक को। राजा ऐसा ही करता है। बल की प्रतियोगिता में प्रथम बल, दूसरे स्थान पर सेनापति का पुत्र, तीसरे स्थान पर मंत्री का पुत्र आता है। आप सभी को पता है कि बल की प्रतियोगिता में आप 3 युवा प्रथम श्रेणी में हो, परंतु राज्य को चलाने में इस युद्ध के मैदान में केवल बल ही पूर्ण नहीं होता, उसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। अब एक बुद्धि परीक्षा होगी। जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा वह सेनापति पद पर नियुक्त हो जाएगा। रानी, शुरू करो प्रतियोगिता। मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगी। जो भी तीनों के सही जवाब देगा वही उत्तीर्ण होगा। सवाल खत्म होते ही तीनों एक साथ एक समय पर ही जवाब देंगे। जो एक साथ सवाल खत्म होते ही जवाब नहीं दे पाएगा वह इस प्रतियोगिता के बाहर माना जाएगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाए, अगर वह निकले तो हम मर जाएं? पानी, पानी, पानी। पानी कैसे है कृष्ण? महारानी, पानी का प्रारूप जितना शांत होता है उतना ही भयंकर भी। यदि हम पानी को पीते हैं तो हम बच जाएंगे। यदि महासागरों या नदियों में हमें निगलना शुरू कर दिया तो हम जीवित नहीं रह सकते। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सी चीज है जो बोलने पर ही टूटती है? खामोशी, खामोशी। महारानी, खामोशी एकमात्र वह है जो केवल बोलने मात्र से टूट जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलने के लिए होठों को खोलता है तो वे खामोशी टूट जाती है। इस सवाल का जवाब कृष्णा ने नहीं दिया तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर है। अब आप दोनों के लिए आखिरी सवाल है। यदि इस सवाल में जो सही जवाब देगा वही इस राज्य का सेनापति माना जाएगा। यदि इस सवाल का दोनों सही जवाब देते हैं तो एक एक सवाल और पूछा जाएगा। आपके लिए तीसरा सवाल ये है, दूल्हे का पिता दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? सुख और चैन। कैसे? महारानी, जब तक किसी भी पुरुष की जब तक शादी नहीं होती वह हमेशा अपना जीवन माता पिता की छाव में व्यतीत करता है। जब तक उसकी शादी हो जाती है तो वह खुद एक पिता बनने वाला होता है। उससे अधिक लोगों की खुशी का ख्याल रखना होता है, इसलिए शादी के बाद सुख और चैन खत्म हो जाता है। शाबाश बलू, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल बल में नहीं निपुण हो बल्कि तुम बुद्धि में भी उत्तम हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस राज्य के आज से नए सेनापति के रूप में नियुक्त होते हो। इस प्रकार बलू अपनी साहसी व प्रतिभा के आधार पर राज्य का नया सेनापति नियुक्त हो जाता है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। तो कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।